जब किसी इंसान का दिल धड़कना बंद कर देता है तो मेडिकल मॉनिटर पर एक सीधी रेखा खींच जाती है। वो लगातार बजने वाली बीप की आवाज अचानक एकदम ठंडे सन्नाटे में बदल जाती है। हाँ, और कमरे में मौजूद डॉक्टर बस घड़ी देखते हैं, समय नोट करते हैं और औपचारिक रूप से उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं। बिल्कुल। शरीर का सिस्टम बंद हो गया, रक्त का प्रवाह रुक गया। विज्ञान और चिकित्सा के पारंपरिक नियमों के हिसाब से देखें तो कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए। सही बात है, पारंपरिक रूप से तो यही माना जाता है। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जो इस भौतिक दुनिया के सारे नियमों को चुनौती देती है। उस पल जब शरीर को मृत घोषित किया जा रहा होता है, चेतना या किसी का अपना अस्तित्व तुरंत नहीं मिटता। ये बहुत ही रहस्यमय पहलू है। हाँ, एक ऐसा सफर शुरू होता है जहां इंसान अपनी ही शरीर को आजाद होते हुए महसूस करता है। तो आज के इस गहन अध्ययन का मिशन इसी रहस्य को सुलझाना है। हम आफ्टर लाइफ का ढांचा और मृत्यु के नए विज्ञान को समझने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण शोधों का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे शोध मुख्य रूप से मृत्यु के समय मस्तिष्क की गतिविधि और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी मृत्यु के करीब के अनुभवों पर आधारित हैं। सही कहा। हम ये डीकोड करेंगे कि जब शरीर हार मान लेता है तो दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है। मुझे हमेशा से ये उत्सुकता रही है कि विज्ञान अब उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है जिसे हमेशा से केवल दर्शन या आध्यात्म का विषय माना जाता था। देखिए, ये विषय सीधे तौर पर इस बात पर प्रहार करता है कि हम जीवन और मृत्यु को कैसे परिभाषित करते हैं। आधुनिक विज्ञान अब उन सवालों से टकरा रहा है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इतिहास पर नजर डालें तो मृत्यु की परिभाषा हमेशा बदलती रही है। जैसे सदियों पहले अगर किसी की सांसें रुक जाती थीं तो उसे मृत मान लिया जाता था, है ना? हाँ, एकदम सही। फिर चिकित्सा विज्ञान थोड़ा आगे बढ़ा और हृदय गति रुकने को मृत्यु का पैमाना मान लिया गया। आज हम क्लिनिकल डेथ की बात करते हैं, जहां दिल और सांस दोनों रुक जाते हैं। लेकिन नया विज्ञान हमें बताता है कि मृत्यु कोई एक पल की घटना नहीं है। अच्छा, तो क्या ये एक धीमी प्रक्रिया है? बिल्कुल, ये एक पूरी प्रक्रिया है। जब ब्लड प्रेशर गिर जाता है और सांसें थम जाती हैं, तब भी शरीर की हर कोशिका तुरंत नष्ट नहीं होती। ऑक्सीजन की कमी से उन्हें पूरी तरह खत्म होने में समय लगता है। मतलब वो धीरे धीरे शट डाउन हो रही होती हैं। हाँ, और उस अंतराल में मस्तिष्क के अंदर जो घटित होता है वो वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गया है। शरीर शांत हो रहा है लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा है। और मुझे लगता है उस अंतराल में होने वाली घटनाओं को समझना ही इस पूरे विषय का सबसे दिलचस्प पहलू है। मैंने स्रोतों में पढ़ा, उसमें इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि दिल के रुकने और क्लिनिकल डेथ घोषित होने के बाद भी मस्तिष्क की गतिविधि अचानक से शून्य नहीं होती। जी हाँ, कई मेडिकल मामलों में ये दर्ज किया गया है कि हृदय गति रुकने के कुछ मिनटों बाद तक मस्तिष्क में विद्युत तरंगों का एक जबरदस्त और अप्रत्याशित संचार होता है। क्या बात कर रहे हैं? जब शरीर काम ही नहीं कर रहा, रक्त का प्रवाह पूरी तरह से रुक चुका है, तो मस्तिष्क को ये ऊर्जा मिल कहां से रही है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। ऊर्जा का कोई स्पष्ट स्रोत नहीं होता। मैं इसे एक एनालॉजी से समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मृत्यु एक कंप्यूटर के पावर प्लग को अचानक निकाल देने जैसी है, जहां स्क्रीन तुरंत काली हो जाती है और सब कुछ उसी सेकंड खत्म हो जाता है? ऐसा तो नहीं लग रहा। या फिर क्या ये एक भारी सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है? जैसे जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो स्क्रीन भले ही बंद हो जाए, सिस्टम बाहर से एकदम निष्क्रिय दिखे, लेकिन बैकग्राउंड में मशीन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, जटिल और भारी प्रोसेस चल रहे होते हैं। कुछ ऐसा जो सिस्टम के मूल ढांचे को ही बदल रहा होता है। अरे वाह, सॉफ्टवेयर अपडेट वाली ये एनोलॉजी इस पूरी वैज्ञानिक घटना को बहुत सजीव रूप से समझाती है, सच में। है ना? क्योंकि दिमाग तो अभी भी काम कर ही रहा है। बिल्कुल। और ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मॉनिटर्स पर जो डेटा रिकॉर्ड किया गया है वो इसी बैकग्राउंड प्रोसेस की पुष्टि करता है। ईईजी मशीन खोपड़ी के ऊपर लगाई जाती है और मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के बीच होने वाले विद्युत संचार को मापती है। तो जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो उस मशीन पर क्या दिखना चाहिए? पारंपरिक जीव विज्ञान के अनुसार ईईजी पर एक फ्लैट लाइन आनी चाहिए, सीधी रेखा। क्योंकि मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन शोधकर्ताओं ने देखा है कि कार्डियक अरेस्ट के बाद मस्तिष्क में गामा वेव्स का एक विशेष और बहुत शक्तिशाली पैटर्न उभरता है। गामा वेव्स ये तो हमारे मस्तिष्क की सबसे तेज तरंगें होती है ना? एकदम सही।
ये तरंगें आमतौर पर तब पैदा होती हैं जब कोई इंसान गहरी एकाग्रता में होता है, अपनी यादों को ताज़ा कर रहा होता है, या जब वह किसी अत्यधिक सचेत अवस्था में होता है। अच्छा, तो एक ऐसे मस्तिष्क में इन तरंगों का अचानक से बढ़ना, जिसे मृत घोषित किया जा चुका है, ये तो भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों के सामान्य नियमों के बिल्कुल खिलाफ जाता है। बिल्कुल खिलाफ जाता है। ये इस धारणा को पूरी तरह चुनौती देता है कि शरीर के शांत होते ही चेतना तुरंत मिट जाती है। मतलब बाहर से देखने पर इंसान पूरी तरह से मृत है, मशीनें बता रही हैं कि शरीर में जीवन नहीं है, लेकिन अंदर उसका दिमाग शायद अपने जीवन की सबसे गहन गतिविधि कर रहा है। हाँ, और उस गामा स्पाइक के दौरान ऊर्जा का ये स्तर ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या मेडिकल साइंस जिसे जीवन का अंत मान रहा है, वो असल में चेतना के लिए किसी नई शुरुआत का पहला कदम है। हम अक्सर शरीर और चेतना को एक ही मान लेते हैं, लेकिन अगर मस्तिष्क का ये अंतिम संघर्ष इतना शक्तिशाली है, तो मुझे लगता है मृत्यु की परिभाषा को फिर से लिखना ही होगा। बिल्कुल लिखना होगा। मस्तिष्क की ये अंतिम गतिविधि मृत्यु को देखने का हमारा नजरिया ही बदल रही है। तो हमने हार्डवेयर की बात तो कर ली कि जीव विज्ञान के स्तर पर मशीनरी कैसे काम कर रही है। जी। अब मतलब उस मशीनरी के अंदर मौजूद इंसान क्या अनुभव कर रहा है, ये समझना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, यही सबसे अहम हिस्सा है। जब दिल बंद है और दिमाग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, जी। उस बायोलॉजिकल शटडाउन के बीच जो इंसान महसूस होता है, वही शायद इस आफ्टरलाइफ के ढांचे की असली नींव है। सही कहा आपने। हार्डवेयर के बंद होने पर सॉफ्टवेयर का जो अनुभव होता है, वो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या एनडीज के डेटा से सामने आता है। तो शोधकर्ताओं ने इसमें क्या पाया है? शोधकर्ताओं ने उन हजारों लोगों के साक्षात्कारों और मेडिकल रिकॉर्ड्स का विश्लेषण किया है जो इस क्लिनिकल डेथ की अवस्था से वापस लौटे हैं। और जो विवरण ये लोग देते हैं ना, वे केवल धुंधले सपने या बेहोशी की हालत में देखे गए बेतरतीब दृश्य नहीं होते। तो वो कैसे होते हैं? वे बेहद स्पष्ट, तर्कसंगत और जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाले अनुभव होते हैं। एक बहुत ही प्रमुख केस स्टडी में एक मरीज का जिक्र है जिसका दिल सर्जरी के दौरान पूरी तरह से रुक गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? ईईजी मशीन के अनुसार उसका मस्तिष्क भी निष्क्रिय हो चुका था। कुछ मिनटों बाद जब उसे पुनर्जीवित किया गया तो उसने अपने शरीर से बाहर निकलने का दावा किया। शरीर से बाहर मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस? हाँ, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने न केवल कमरे में मौजूद डॉक्टरों की बातचीत को शब्द दर शब्द दोहराया, बल्कि उस विशेष सर्जिकल उपकरण का भी सटीक वर्णन किया जिसे उसकी सर्जरी में इस्तेमाल किया जा रहा था। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, एक ऐसा उपकरण जो उसने सर्जरी शुरू होने से पहले कभी नहीं देखा था, और उसकी आंखें तो बंद थीं। देखिए, मुझे यहाँ इस पूरी घटना के जैविक पहलू पर एक बहुत मजबूत शंका है जिसे मैं सामने रखना चाहती हूँ। न्यूरोलॉजी का एक बड़ा तबका इसे एक अलग नजरिए से देखता है। बिल्कुल, बताइए। अगर किसी का मस्तिष्क काम करना बंद कर रहा है, ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, तो ये पूरी तरह संभव है ना कि ये स्पष्ट अनुभव केवल उसी मरते हुए मस्तिष्क का एक बहुत ही जटिल भ्रम हो, मतलब एक हैलुसिनेशन। हाँ, ये तर्क बहुत बार दिया जाता है। क्योंकि जब सिस्टम फेल हो रहा होता है और कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया का सामना कर रही होती हैं, तो शरीर खुद को दर्द से बचाने के लिए एक अंतिम सर्वाइवल मैकेनिज्म शुरू करता है। सही कह रही हैं, रसायन रिलीज होते हैं। बिल्कुल, दिमाग में एंडोर्फिन और कई शक्तिशाली रसायनों का भारी सैलाब आ जाता है। और एंडोर्फिन प्राकृतिक दर्द निवारक हैं जो एक असीम शांति या यूफोरिया का एहसास कराते हैं। हाँ, एकदम गहरी शांति। और ये भी तो हो सकता है कि शरीर का ऑप्टिक नर्व जब फेल हो रहा हो तो वो एक चमकती हुई रोशनी का भ्रम पैदा कर दे। अगर इंसान का हार्डवेयर टूट रहा है, रसायन बेकाबू हो रहे हैं, तो वो गामा वेव्स का स्पाइक बस उस टूटते हुए सिस्टम का एक शॉर्ट सर्किट भी तो हो सकता है। ये जरूरी तो नहीं कि चेतना सच में शरीर से आजाद हो रही हो। देखिए, जीव विज्ञान का यह तर्क बहुत ही ठोस है और विज्ञान जगत में इसे एक प्रमुख स्पष्टीकरण के रूप में देखा जाता है। मैं पूरी तरह निष्पक्ष होकर कहूं तो मरते हुए मस्तिष्क की ये रासायनिक प्रतिक्रिया हाइपोक्सिया और एंडोर्फिन रिलीज के सिद्धांत पर ही आधारित है। हाँ, वही तो। फिर ये आजाद चेतना वाली बात कैसे साबित होती है? जो शोधकर्ता चेतना को शरीर से स्वतंत्र मानते हैं, वे इस तर्क पर एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि जब मस्तिष्क हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी का शिकार होता है तो व्यक्ति हमेशा भ्रमित होता है। भ्रमित मतलब कंफ्यूज रहता है? बिल्कुल, उसकी याददाश्त टूट जाती है और उसके अनुभव पूरी तरह से बेतरतीब और अजीब होते हैं। मेडिकल साइंस में ऑक्सीजन की कमी कभी भी अति स्पष्टता या उच्च स्तर की सचेत अवस्था पैदा नहीं करती। ओहो, ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है। मतलब हाइपोक्सिया में चीजें साफ नहीं दिखनी चाहिए। एकदम सही।
इसके विपरीत नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पूरी दुनिया में अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों और उम्र के लोगों में बेहद समान पैटर्न साझा करते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती वे मामले हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया, जहां व्यक्ति अपने शरीर से बाहर की घटनाओं का सटीक वर्णन करता है। हाँ, वो सर्जिकल उपकरण वाला केस। सोचिए, एक मृतप्राय मस्तिष्क जो ऑक्सीजन के बिना काम कर रहा है और जिसकी आंखें बंद हैं, वह कमरे में होने वाली बारीक घटनाओं को कैसे देख और सुन सकता है? ये तो है। रसायन या एंडोर्फिन दर्द निवारक तो हो सकते हैं, लेकिन वे बंद आंखों से बाहरी दुनिया का सटीक दृश्य पैदा नहीं कर सकते। यहीं पर एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आता है। यह पक्ष तर्क देता है कि चेतना शायद मस्तिष्क के अंदर पैदा ही नहीं होती। दिमाग में पैदा नहीं होती, तो फिर कहाँ से आती है? मस्तिष्क को चेतना का उत्पादक मानने के बजाय उसे एक रिसीवर के रूप में देखा जाना चाहिए। रिसीवर, मतलब ये रिसीवर वाली एनालॉजी तो पूरे दृष्टिकोण को पलट कर रख देती है। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे हम मस्तिष्क को एक टेलीविजन सेट मान ले और चेतना को वो ब्रॉडकास्ट सिग्नल जो हवा में हर जगह मौजूद है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। है ना? अगर किसी टीवी सेट की स्क्रीन टूट जाए, उसके अंदर के तार जल जाएं और वो काम करना बंद कर दे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से प्रसारण रुक गया है या वो सिग्नल नष्ट हो गया है। एकदम सही। सिग्नल अभी भी उसी कमरे में मौजूद है। हाँ, बस वो उस विशिष्ट डिवाइस के माध्यम से अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो मतलब जब इंसान का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, तो वो चेतना को फिल्टर करने या भौतिक दुनिया में उसे अभिव्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है। यही नया विज्ञान समझाने की कोशिश कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चेतना मस्तिष्क पर निर्भर नहीं है, बल्कि मस्तिष्क चेतना पर निर्भर है ताकि वह इस दुनिया से जुड़ सके। ये एक ऐसा विचार है जो विज्ञान की पारंपरिक भौतिकवादी सीमाओं को पूरी तरह तोड़ देता है। अगर मस्तिष्क केवल एक रिसीवर है, तो आफ्टरलाइफ का ढांचा, आसमान में बादलों के बीच बसा कोई शहर या कोई भौतिक स्थान तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। आफ्टरलाइफ का ये नया ढांचा किसी भौतिक स्थान के बजाय चेतना की एक नई अवस्था है, एक न्यू स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा। जब चेतना शरीर की भौतिक और जैविक सीमाओं से आजाद हो जाती है, तो वो वास्तविकता को एक बिल्कुल अलग आयाम में अनुभव करने लगती है। भौतिक जीवन में मस्तिष्क एक फिल्टर की तरह काम करता है। फिल्टर कैसे? वो असीम चेतना को केवल उतनी ही जानकारी प्रोसेस करने देता है जितनी जीवित रहने के लिए जरूरी है। जब मौत के समय वो फिल्टर हट जाता है, तो नियर डेथ अनुभव से गुजरने वाले लोग उस असीमित स्पष्टता और गहरे जुड़ाव को महसूस करते हैं जिसका वो अक्सर वर्णन करते हैं। वाओ! विज्ञान और व्यक्तिगत अनुभवों के बीच का ये टकराव ही इस पूरे विषय को इतना रहस्यमय बनाता है। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास ईईजी मशीनें हैं जो मरते हुए मस्तिष्क के अंतिम विद्युत तूफानों को रिकॉर्ड कर रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास उन लोगों के स्पष्ट विवरण हैं जो उस तूफान के पार जाकर वापस आए हैं। सही कहा। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां विज्ञान को केवल कोशिकाओं और रसायनों से आगे बढ़कर चेतना की स्वतंत्र प्रकृति को समझने के लिए नए पैमाने बनाने पड़ रहे हैं। इन सभी स्रोतों और वैज्ञानिक डेटा का जो निष्कर्ष उभर कर सामने आता है ना, वो इंसान के सोचने के तरीके को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। मृत्यु कोई ठहरा हुआ अंतिम पल नहीं है। ये जैविक और चेतनात्मक स्तर पर एक बेहद जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। और हृदय गति रुकने के बाद भी मस्तिष्क के अंदर गामा तरंगों का वो स्पाइक विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। हाँ, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का डेटा ये साबित करता है कि जब शरीर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है, तब भी इंसान का मूल अस्तित्व या उसकी चेतना कहीं अधिक स्पष्टता के साथ जागृत हो सकती है। बिल्कुल। मस्तिष्क की ऑक्सीजन की कमी और रसायनों का सैलाब इन अनुभवों को पूरी तरह समझाने में नाकाफी साबित होता है, खासकर तब जब इंसान वो चीजें देखता है जो भौतिक रूप से उसके लिए संभव ही नहीं है। देखिए, मुझे लगता है इन निष्कर्षों का महत्व केवल मेडिकल साइंस की मोटी-मोटी किताबों तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करता है कि इंसान खुद को और अपने जीवन को कैसे देखता है। पीढ़ियों से हमने खुद को बस एक जैविक मशीन के रूप में देखा है कि हम जन्म लेते हैं, कुछ दशकों तक हाड़ मांस के इस ढांचे में रहते हैं और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, और इसी वजह से मृत्यु को हमेशा एक पूर्ण विनाश के रूप में देखा गया है, जो इंसान के भीतर सबसे गहरा डर पैदा करता है। मौत का डर। लेकिन जब हम इस नए विज्ञान और चेतना की आज़ादी को समझते हैं, तो हमारी अपनी पहचान की धारणा ही बदल जाती है। अगर चेतना शरीर के खत्म होने के बाद भी एक उच्च स्तर पर काम कर सकती है,
तो इसका अर्थ है कि हम समय और शरीर की सीमाओं से परे एक निरंतर अस्तित्व हैं। क्या बात है। मृत्यु का ये नया परिप्रेक्ष्य जीवन जीने के तरीके को भी बदल देता है। जो लोग नियर डेथ अनुभव से वापस लौटते हैं वो अक्सर मौत के डर से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनके लिए जीवन का अर्थ अधिक गहरा और भौतिकवादी चिंताओं से बहुत ऊपर उठ जाता है। ये शरीर की उस पहचान को ही चुनौती दे देता है जिसे इंसान अपनी पूरी जिंदगी ढोता रहता है। एकदम सही। जब शरीर शांत हो जाता है, मशीनरी काम करना बंद कर देता है, तब जो कुछ भी अछूता और अखंड बचता है वही शायद इंसान का सबसे असली अस्तित्व है। इस पूरे गहन अध्ययन के बाद और इन सभी रहस्यों को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बात ही उत्तेजक विचार आ रहा है। बताइए। अगर हमारी चेतना हमारे शरीर के नष्ट होने के बाद भी एक अलग वास्तविकता का अनुभव कर सकती है, और वो भी पहले से कहीं अधिक स्पष्टता और विशालता के साथ, तो क्या यह संभव है कि जिस दुनिया को हम अभी अपनी पूरी सच्चाई मानकर जी रहे हैं वो हमारी चेतना की क्षमता का केवल एक बहुत ही छोटा और सीमित हिस्सा हो? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या ये भौतिक जीवन ही असल में एक बंद कमरे जैसी अवस्था है जहां हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह हमारी समझ को सीमित कर रहा है? शायद वो सीधी रेखा जो मेडिकल मॉनिटर पर दिखती है वो किसी कहानी का अंत नहीं है, वो एक ऐसे नए क्षितिज की शुरुआत है जहां असली जागृति मृत्यु के बाद ही शुरू होती है। बिल्कुल। इस रहस्यमयी सफर के कई पन्ने अभी भी विज्ञान के लिए खुली चुनौती बने हुए हैं। खैर, इस विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं छोड़ते हैं।